बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से था कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ लेवल पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो लेवल हमने डिस्कस किया था वो एटॉमिक लेवल था एंड सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद फिर हमने मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया था। हमने वहाँ डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, मॉलिक्यूल की इम्पोर्टेंस क्या है, मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक है, कौन से इनऑर्गेनिक है, मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आगे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाते हैं। तो इसी से आज का हमने टॉपिक स्टार्ट करना है कि डिफरेंट एंड न्यूमरस टाइप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के और तादाद में बहुत ज़्यादा अरेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को एक अंदाज में तरतीब देकर टू फॉर्म ऑर्गेनेली एंड सेल्स बनाते हैं। अब ये मुख्तलिफ अंदाज से क्या मुराद है, मुख्तलिफ डिफरेंट अरेंजमेंट से क्या मुराद है, या पार्टिकुलर अरेंजमेंट से क्या मुराद है। बेसिकली हमारे पास जैसे लकड़ी है, अगर एक मखसूस अंदाज में अरेंज हो तो टेबल बनती है, दूसरे अंदाज में अरेंज हो तो कुर्सी बनती है, चेयर बनती है, तीसरे अंदाज में अरेंज हो तो हमारे पास अलमारी बनती है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो लकड़ी की अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना रही होती है। इसी तरह माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जब एक अंदाज में अरेंज होते हैं तो सेल मेम्ब्रेन बनती है, दूसरे अंदाज में अरेंज होते हैं तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, तीसरे अंदाज में अरेंज होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट बनता है। तो यही बात, फिर ये सारे के सारे ऑर्गेनेली मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो डिफरेंट एंड न्यूमरस टाइप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को अरेंज करते हैं इन पार्टिकुलर एक मखसूस अंदाज में टू फॉर्म ऑर्गेनेली एंड सेल्स। उससे ऑर्गेनेलीज बनते हैं, फिर ऑर्गेनेली मिलके सेल बनाते हैं। तो पहले हमने ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है, उसके बाद हमने सेल को डिस्कस करना है। बेसिकली ऑर्गेनेली का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, ये ऑर्गन ऑफ सेल्स है, ये इन शॉर्ट फॉर्म है ऑर्गन ऑफ सेल का, इसी को ऑर्गेनेली कहा जाए। जैसे हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखने का काम आँखों का है, सुनने का काम कानों का है, सोचने का काम दिमाग का है, जो ब्लड सर्कुलेशन को सर्कुलेट करने का काम वो हार्ट का है। तो जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह सेल को भी आप एक बॉडी समझें। उसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो उसके ऑर्गेनेली कहलाते हैं। अब मैं कब काम करूंगा, जब मेरे ऑर्गन्स काम करेंगे, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरे गुर्दे, मेरे फेफड़े, जब ये सारे मिलके काम करेंगे तो मैं काम करूंगा। इसी तरह सेल कब काम करेंगे, जब सेल के अंदर की चीज़ें, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको हमने ऑर्गेनेली कहा है, जब ये मिलेंगे काम करेंगे तो फिर सेल फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो यही डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट हुई है। द फंक्शन ऑफ सेल इज एकम्प्लिश्ड। सेल अपना फंक्शन कैसे मुकम्मल करता है, किनके जरिए मुकम्मल करता है, बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर के जरिए से विद इन द सेल, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। कंपेरेबल, अगर हम इनको मुवाजना करें तो बिल्कुल ये इसी तरह नजर आते हैं टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जैसे एक बॉडी में ऑर्गन्स हों। दीज सब सेलुलर, ये जो सेल के अंदर की चीजें हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, जैसे सब एटॉमिक एटम के अंदर, सब सेलुलर सेल के अंदर, तो जो सेल के अंदर की ये जो स्ट्रक्चर है इनको ऑर्गेनेली कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनेली की डेफिनेशन है कि फंक्शन ऑफ सेल इज अकम्प्लिश। सेल का फंक्शन उसी वक्त मुकम्मल होता है, सेल अपना फंक्शन उसी वक्त परफॉर्म करता है। और किन के ज़रिए से परफॉर्म करता है, बाय स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जब उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और उनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे बॉडी के अंदर ऑर्गन की मिसाल। तो ये दीज सेल के अंदर जो पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं इनको ऑर्गेनेली कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन मैं बता दे तो एनर्जी प्रोडक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। तो सेल के अंदर जो काम है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं जिसको ऑर्गेनेली कहा जाता है। आगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस बेसिकली हमारे पास, जैसे हम किसी भी शोबे के अंदर किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि हर शख्स को एक मखसूस जिम्मेदारी दे रखी है। हर शख्स हर काम नहीं कर सकता,
हरफन मौला कोई शख्स नहीं होता, ये अपने जहन में अपनी बात बिठा लेनी है। अगर मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो शायद किसी भी सब्जेक्ट में मेरे पास कमांड हासिल ना हो, लेकिन मुझे कहा गया कि बायोलॉजी पढ़ाओ, तो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान है अच्छे अंदाज में, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल है। तो अगर ये भी कहा जाता है कि थोड़ा हो लेकिन अच्छा काम हो, ये उससे बेहतर है ज़्यादा हो कुछ भी ना हो। तो इस वजह से सेल भी इसी कॉन्सेप्ट को समझता है कि सेल ने क्या किया, अपने एक स्ट्रक्चर को उठाया, उसको एक ही फंक्शन दे दिया, भाई तूने एक काम करना है, इससे ज़्यादा काम नहीं करना, लेकिन मुझे अच्छी तरह करके दिखाना है। ये सेल भी ये इस कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यही बात है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेली के सेल ने ऑर्गेनेली क्यों बनाए हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि काम की तकसीम हो जाए, हर ऑर्गेनेली को एक काम दे, वो उसको अच्छी तरह परफॉर्म करे। तो इंपॉर्टेंस में अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेली स्पीक्स अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। आगे हमारे पास सेल दो तरह के हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, इनको डिटेल में हम आगे चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दे दूँ कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ये आप लोग मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ के आए होंगे कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वाज़े होता है। जैसे यू का लफ्ज़ी मतलब अच्छा, यू का लफ्ज़ी मतलब क्या, अच्छा। कैरियोट कहते हैं न्यूक्लियस को। तो जिनका न्यूक्लियस वाज़े नज़र आता हो, अच्छे वाला न्यूक्लियस जिनके पास हो, वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। अच्छा, आप मैंने ये दो सेल ड्रा किए तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि किसका न्यूक्लियस वाज़े नज़र आ रहा है, और वाज़े नज़र आने की रीज़न भी आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो हमारे पास सेल है इसका न्यूक्लियस वाज़े क्यों नज़र आता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसी तरह जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनके पास सिर्फ न्यूक्लियस वाज़े नज़र नहीं आता, बल्कि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी वाज़े नज़र आता है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी वाज़े नज़र आता है, उनके पास वैक्यूल भी वाज़े नज़र आता है, उनका गोल्गी अपरेटस भी वाज़े नज़र आते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों नज़र आती हैं, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, मेम्ब्रेन्स मौजूद। लेकिन बैक्टीरिया में आप देखें जिस सिर्फ डिस्पर्शन है, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसी वजह से लिखा गया जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास ऑर्गेनेली की तादाद भी लिमिटेड होती है, थोड़ी होती है, और इनकी अक़साम टाइप्स भी थोड़ी होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स में तादाद भी बहुत ज़्यादा है, रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज का मतलब ये है कि तादाद भी ज़्यादा है, अक़साम भी ज़्यादा है, और जितने ऑर्गेनेलीज हैं उनमें ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है। अच्छा, फिर आगे बुक वाले ने एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। हमने यहाँ कहा कि यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, यहाँ हमने कहा कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली होते हैं। लेकिन आगे सेल मेम्ब्रेन, ये वाहिद मेम्ब्रेन है जो हर किस्म के सेल में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। Cell membrane is however present in all cell whether prokaryotic and eukaryotic। तो आपने ये बात याद रखनी, ये वाहिद मेम्ब्रेन है जो दोनों किस्म के सेल्स के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्रोकैरियोट में कोई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली या मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली नहीं होता। तो ये हमारे पास ऑर्गेनेली लेवल है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेलुलर लेवल की तरफ। जब ऑर्गेनेली आपस में मिलते हैं तो सेल बनता है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे सेल बनाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो भी सारे सेल परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी आँख का स्ट्रक्चर है वो भी सेल, आँख के सेल बनाते हैं, और जो आँख के फंक्शन है वो भी आँख के सेल ही परफॉर्म करते हैं। तो यही मतलब है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर भी सेल बनाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन भी सेल ही परफॉर्म करते हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के ऑर्गेनिज्म की दो बड़ी टाइप्स हैं कि उनमें सेल की तादाद कितनी है। यूनिसेलुलर जिनमें एक सेल, मल्टी ज़्यादा को कहा जाता है, सेल जो ज़्यादा बने होते हैं। तो इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया और मोस्ट प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर को कहा जाता है मोस्ट प्रोटिस्ट,
ऑल प्रोटिस्ट नहीं। तो ये बात समझने की है, किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर प्रोटिस्ट हैं इनमें ज्यादातर यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं। नॉट ऑल आर यूनिसेलुलर, मोस्ट आर यूनिसेलुलर बट सम आर मल्टीसेलुलर। इस वजह से बुक में भी यही बात लिखी गई कि मोस्ट प्रोटिस्ट। तो बैक्टीरिया के बारे में तो अंडरस्टूड बात है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। जो चीज़ अंडरस्टूड होती है वो फिर हम नहीं लिखते, तो बैक्टीरिया के साथ ना भी लगाएं यूनिसेलुलर मोस्ट। तो बैक्टीरिया मोस्ट प्रोटिस्ट, इनमें होल ऑर्गेनिज्म जो मुकम्मल जानदार है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है। इन जानदार को जिनमें एक सेल्स होता है पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर में फंजाई, एनिमल और प्लांट, ये ट्रिलियन, हर अरबों खरबों सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे इंसान के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन जो बॉडी है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी है, ये 37.3 ट्रिलियन सेल से मिलके बनी है। ये एस्टिमेटेड होते हैं, ये रियल फैक्ट नहीं कह सकते, ये एस्टिमेटेड होते हैं। तो यहां भी एक वर्ड इस्तेमाल किया गया मोस्ट फंजाई। प्लांट और एनिमल के बारे में अंडरस्टूड है, ये मल्टीसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर कभी नहीं होंगे। लेकिन फंजाई में ज्यादातर फंजाई मल्टीसेलुलर है, सिर्फ फंजाई का एक ग्रुप है जिसको यीस्ट कहा जाता है, ये यूनिसेलुलर है। तो यहाँ भी आपने मोस्ट फंजाई का वर्ड लाजमी इस्तेमाल करना है। प्लांटियो और एनिमिलिया, ये ऐसे हमारे पास ग्रुप है जिनमें सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलुलर है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेली बना रहे हैं, ऑर्गेनेली मिलके सेल बना रहे हैं, और सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू का लफ्ज़ मतलब है उलझा हुआ। तो इसमें सेल एक दूसरे से उलझते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब वो सेल कैसे हैं, सारे सेल ऑलमोस्ट टिश्यू में एक जैसे होते हैं, नंबर 1, और सारे सेल एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं। तो ये जो गुच्छा बनता है मुख्तलिफ सेल के मिलने से, जिनमें सारे सेल एक जैसे हैं, उसको टिश्यू कहा जाता है। और ये ज़्यादातर टिश्यू का जो लेवल है ये प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। तो इन मल्टीसेलुलर प्लांट, यहाँ बुक में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया मल्टीसेलुलर। तो इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल और ऑर्गेनाइज, वो इकट्ठे होते हैं इनटू लूज बंडल्स, और बंडल्स बनाते हैं यानी गुच्छा बनाते हैं, और शीट बनाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस, जैसे आप आटे का जो पेड़ा है उसको बंडल कह लें, और आटे की जो रोटी है उसको आप शीट कह लें। जो अगर गुच्छा सा बन जाए वो बंडल कहलाता है, अगर वो थोड़ी फैली हुई चीज़ वो शीट कहलाती है। फ्लैट जो चीज़ होती है वो शीट कहलाती है। और उसमें जितने, उस ग्रुप के अंदर, उस बंडल और शीट के अंदर जितने भी सेल हैं वो एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको टिश्यू कहा जाता है। और एक टिश्यू ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक काम कर रहा। जैसे हम अगर स्टोमक की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ सेल मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर एक टिश्यू एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ईच टिश्यू हैज़ ए पार्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल बड़ी इजी हैं, आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे इनको 12 दफ़ा डिस्कस भी किया है। इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोइम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू का काम कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल होता है, और फ्लोइम टिश्यू का काम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ये प्लांट के एक हिस्से में बनती है, फिर वहाँ से मुख्तलिफ पार्ट्स में ट्रांसफ़र की जाती है, वो फ्लोइम टिश्यू के ज़रिए से ट्रांसफ़र की जाती है। जबकि एनिमल्स के अंदर हम बात करें दो टिश्यूज़ की, मस्कुलर जो हमारे मसल्स वगैरह हैं वो टिश्यूज़ हैं, और ग्लैंडुलर। तो मसल्स का काम कॉन्ट्रैक्शन करना है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होती है। जैसे मेरी बाजू है, ये जो ऊपर वाले बाइसेप मसल्स हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेंडिंग ऑफ आर्म होते हैं। नीचे वाले ट्राइसेप होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आर्म सीधा हो जाते हैं। तो यानी मूवमेंट से रिलेटेड है। मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगी, मूवमेंट होगी। उसके बाद ग्लैंडुलर सेल है, ये कुछ चीज़ें सिक्रीट कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं। जैसे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन हार्मोन खारिज कर रहे होते हैं। स्वेट ग्लैंड है, वो हमारा पसीना खारिज, स्वेटिंग कर रहे होते हैं, पसीना खारिज कर रहे होते हैं। या आप कह सकते हैं जो हमारे पैंक्रियाज के अंदर कुछ सेल हैं वो इंसुलिन खारिज कर रहे होते हैं, कुछ सेल हैं जो ग्लूकागॉन खारिज कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ग्लैंडुलर सेल का काम कुछ ना कुछ सिक्रीशन का है। तो टिश्यू की ये डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जांपल है। एग्जांपल आपने फिर दोनों लिहाज से मेंशन करनी है, प्लांट्स के लिहाज से भी मेंशन करनी है, एनिमल के लिहाज से भी मेंशन करनी है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा, उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा।
तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।